उसने हवेली को अपनी लपेट में ले लिया था। हवेली के सभी मकीन अपने अपने कमरों में गहरी नींद सो रहे थे, क्योंकि ये रात का आखिरी पहर था। लेकिन रात के उस आखिरी पहर में भी एक अनजाना सा वजूद अपने कमरे में बेताबी से टहल रहा था। कुछ देर के बाद उसे अपने नंबर पर एसएमएस मौसूल हुआ, जिसमें मुकाबिल ने उसे हवेली के बाहर आने की इतला दी थी। उसने फौरन जवाबी मैसेज भेज दिया कि वो कुछ ही देर में आने का इरादा रखती है। अपना बैग उठाकर उसने शाल को उठाकर कंधों पर लपेट लिया और कांपते हुए कदम कमरे से बाहर निकाले। उसका पूरा वजूद इतनी सर्दी में भी पसीने से शराबूर हो चुका था। ठंडी हवा ने उसके बदन से टकराकर जैसे उसे बाज रखना चाहा और आने वाले खतरे से उसे आगाह करना चाहा था। लेकिन आज वो गहरी साजिश का शिकार हो चुकी थी। हवेली के बाहर ही एहतिशाम उसका इंतजार कर रहा था और इस वक्त वो सारे खतरों से गुजरकर उसके पास पहुंचना चाहती थी। उसने बैग को मजबूती से पकड़ रखा था। शाल को कंधों पर फैलाए वो अभी राहदारी से गुजर ही रही थी कि उसे अपने पीछे ही कोई साया लहराता हुआ महसूस हुआ। उसके कदम सख्ती से जम गए। दिल की धड़कन तेज हुई थी और उसने पलट कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। सुकून भरी सांस खारिज करते हुए वो बाहर आ गई। लॉन से गुजरते हुए अभी वो गेट तक नहीं पहुंची थी जब पीछे से किसी ने उसका बाजू पकड़ा और वो वहीं जामद रह गई। गहरा अंधेरा, धुंध, ठंड, धड़कता हुआ दिल और खौफजदा वजूद। वो अगर पीछे मुड़कर देखती तो जरूर पत्थर की हो जाती। इसीलिए वो वहीं खड़ी रही जब तक कि वो शख्स उसकी पुछ से आन नहीं टकराया। तो यह है तुम्हारी औकात? मतलब तुम्हारे बारे में जो सुना था वो सच था? मुकाबिल की आवाज उसके बदन को चीरती हुई सरगोशी की सूरत में नमूदार हुई तो उसके दिल की धड़कन अरूज पर पहुंच गई। अगर कोई और होता तो शायद वो बच जाती, लेकिन उसकी पुछ पर खड़ा हुआ शख्स उसे कभी भी राहत नहीं दे सकता था। उसने धड़कते हुए दिल को गोया मुट्ठी में दबोच लिया। गुलाबी लब लर्जे थे, लेकिन चाहने के बावजूद वो कुछ नहीं कह पाई। वो अभी भी ऐसे ही खड़ी थी जब उसने उसकी पुछ पर हाथ रखते हुए उसका रुख अपनी जानिब मोड़ दिया और वो बड़ी शिद्दत से उसके सीने से आ टकराई। खौफ भरी नजरों से उसने बहार शाह का चेहरा देखा, जैसे उस वक्त लहू टपक रहा था। चांद की चांदनी में भी उसकी वसीली आंखें इतना खौफजदा कर रही थी कि वो बेख्तियार ही सर झुका दी। उसे यकीन था कि जो कुछ वो उसके बारे में सोच चुका है वो अब अपनी सोच से बाज नहीं आएगा। इसीलिए बेख्तियार ही 2 कदम उसे दूर होते हुए वो उसका चेहरा देखने लगी। जैसा जैसा आप सोच रहे हैं, उसने वजाहत देनी चाही थी जब बहार शाह ने लहू चुलकाती हुई नजरें उस पर गाड़ कर उसे घसीटते हुए दीवार के साथ पिन अप कर दिया था। हाँ बोलो, जो मैं सोच रहा हूँ वैसा ही है ना? जो मैं तुम्हारे बारे में गुमान रखता हूँ, आज तुमने साबित कर दिया है। उसने बड़ी सख्ती से उसके चेहरे को दबोच लिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए हुलिया हसन। इस घर की दहलीज को पार करके तुम अपनी अयाशियों को फरोख देना चाहती हो। वहां शाह के अल्फाज नहीं थे, गोया कोई जहर था जो उसकी रगों में अंडेला जा रहा था। बेख्तियार उस मासूम सी लड़की ने अपनी कान सी भूरी आंखों में आंसू भरकर वहां के चेहरे को देखा और फिर बेख्तियारी नफी में गर्दन हिला दी। लेकिन वो अब उस पर राय करने वाला नहीं था। उसे यकीन था कि वो रात के अंधेरे में उस घर की दहलीज पार करके किसी अजनबी शख्स के साथ जा रही है। तभी उसके मोबाइल पर आने वाले पैगाम ने उसे मजीद खौफजदा कर दिया। उसने मोबाइल को मुट्ठी में दबोच लिया, लेकिन तब तक वो उसकी अकाबी नजरों से बच नहीं पाई थी। वहां शाह ने छीनते हुए मोबाइल उसके हाथ से लिया और स्क्रीन पर नजर पड़ती उसका चेहरा मजीद सुर्ख हो गया था। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या कोई मसला हो गया है? तुम नहीं आ रही? यानी वो जो कोई भी था बाहर मौजूद था। हुरिया को छोड़ते हुए वो बाहर की जाने बढ़ा जब हुरिया ने उसे सख्ती से पकड़ लिया और फिर उसके कदमों में बैठ गई। उन्हें कुछ मत कहें, वो चले जाएंगे यहाँ से। उनका कोई कसूर नहीं है। वो उसके कदमों पर सर रखे रो रही थी, जैसे कि अपनी जानिब से बाहर मौजूद शख्स की जिंदगी की भीख मांग रही हो, क्योंकि वहां शाह से कुछ बैद नहीं था कि आने वाले का अपने कदमों पर वापस जाना मुश्किल हो जाता। तो फिर बताओ मुझे, कौन है वो जो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है? वरना आज मैं उसे जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। वो सख्ती से खड़ाते हुए हुरिया की जानिब बढ़ा और उसे झंझोड़ते हुए अपने सामने खड़ा कर दिया था। एहतिशाम, एहतिशाम है वो, लेकिन उसे कुछ मत कहें। खुदा का वास्ता, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊंगी। वो उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वो हुरिया को छोड़ते हुए बाहर की जानिब बढ़ा। लेकिन तब तक एहतिशाम उस गली से ओझल हो चुका था। ना जाने ये उसकी खुशकिस्मती थी या आने वाले खतरे के बारे में उसे पता चल गया। उसने बस जाती हुई गाड़ी को नफरत भरी नजर से देखा था। इसे तो मैं देख लूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हारी बारी है। तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे चाचा की इज्जत को नीलाम करके तुम उस शख्स का हाथ थाम कर जा रही हो। हुरिया को घसीटते हुए कमरे में लेकर आया, जबकि वो उसके साथ किसी कटी हुई पतंग की तरह चली आ रही थी। वो वहां को बहुत कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उसे यकीन था कि वहां कुछ भी नहीं सुनेगा। वो हमेशा की तरह गुस्से में भड़कता हुआ शख्स उसे कमरे में लेकर आया और कमरे के दरवाजे को लॉक कर दिया। तुम नहीं जानती कि तुम्हें इस गलती का कितना बड़ा जाला भुगतना पड़ेगा। मेरे मरहूम चाचा की इज्जत को तार तार करके तुम चाहती क्या हो? आखिर तुम्हें इस घर में किस चीज की कमी है? वो उस पर ढा रहा था, जबकि वो बेड पर बैठी सर झुकाए सिसक रही थी। ये जवानी, ये तुम्हें चैन ही नहीं देती। वहां आपने उस पर लपेटी हुई शाल को खींचते हुए दूर फेंक दिया था जब वो तड़प कर उसे देखने लगी। फिक्र ना करो, बहुत जल्द मैं तुम्हारी जवानी की साग को बिल्कुल ठंडा कर दूंगा। तुम्हारे अंदर इन भड़कते हुए शोलों को करार बख्श दूंगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। खुद पर लगाए हुए इल्जामात इतने भयानक थे कि वो मुंह पर हाथ रखे रोती रही। वहां शाह ने उसे मुंह से दबोच कर उसे अच्छी तरह बावर करवा दिया था कि वो जल्द से जल्द उसे अपनी दस्तरस में लेगा। और ये सुनकर ही वो कांप उठी। उसने ऐसा कभी नहीं चाहा था। वहां शाह उसके लिए सिर्फ एक खौफ की अलामत था और उस शख्स के साथ वो जिंदगी कैसे गुजार सकती थी जो सिर्फ और सिर्फ उससे नफरत करता था। वो बचपन से ही उसे नफरत करता आया, हर बात में डांट डपट, हर बात में उस पर मलकियत जाहिर करना शायद वहां की आदत बन चुकी थी। सो आज भी वो यही कर रहा था। मैं आपसे कभी भी निकाह नहीं करूंगी। उसने आखिरी बार बहादुरी का मुजाहिरा किया, लेकिन ये बहादुरी भी उसे महंगी पड़ी थी, क्योंकि वो उस पर शदीद गुस्से में था। उसने घसीटते हुए उसे बेड पर लेटाकर खुद उस पर हावी हुआ था। सख्ती से उसके बाजुओं को अपने कब्जे में लेकर वो उसकी गर्दन पर झुका अपनी महर सद कर रहा था। अगर निकाह नहीं करोगी तो फिर मुझे तुम्हारी ख्वाहिशात को वैसे ही तकमील का दर्जा देना पड़ेगा, और मैं ये भी कर सकता हूँ। वो उस पर हावी हो रहा था और उसकी कुर्बत थी हुलिया की जान पर बन गई। वहां की दस्तरस में वो किसी बिन पानी मछली की तरह फरफरा रही थी। दूर दूर रही मुझसे। उसने वहां को खुद से दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसे 1 इंच भी नहीं हिला पाई थी। तंजिया मुस्कुराहट उसके चेहरे की तरफ देखकर उछालते हुए उठ खड़ा हुआ। अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए उसने एक अजीब सी नजर उसके चेहरे पर डाली थी। मैं कल ही बाबा से बात करूंगा हमारे निकाह के बारे में, और अगर तुमने इनकार करने की कोशिश की तो जान लेना मैं बाबा को तुम्हारी हकीकत बता दूंगा। और उसके बाद वो एक लम्हा नहीं लगाएंगे तुम्हें इस हवेली से बाहर निकालने में, क्योंकि वैसे भी तुम इस हवेली के लिए सिर्फ जलालत का बाइस हो। अपनी नफरत उगलते हुए वो उसके कमरे से चला गया, जबकि हुरिया वहीं बैठी घुटनों पर सर रखकर रोती रही। उसे अंदाजा ही नहीं हुआ था कि उस वक्त वो शख्स ना सिर्फ जाग रहा होगा बल्कि उस पर नजर रखे हुए है। वो उसके साथ कभी भी निकाह नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे यकीन था कि अगर वो निकाह से इनकार करेगी तो एक पल में ही तायाबू के सामने उसकी हकीकत खोल देगा और तायाबू की नजरों में हमेशा के लिए गिर जाएगी। जो कुछ हुआ था वो गहरा राज था जो उसने अपने सीने के अंदर छुपा लिया, क्योंकि शायद इसी में उसकी बेहतरी थी।
आज रात ही सिर्फ उसके पास आज़ादी की रात थी और कल वो ज़ालिम शख्स के हवाले हो जाती क्योंकि उसे यकीन था कि बहार शाह जो कुछ कहता है करके दिखाता है और अब उसकी आज़ादी के दिन खत्म हो गए। जबकि दूसरी जानिब वो कमरे में आकर कमरे में मौजूद चीज़ों को फर्श पर गिरा चुका था। अज़ियत इस कदर ज़्यादा थी कि अपनी शर्ट उतारते हुए उसने बेड पर फेंक दी। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो लड़की इतनी गिरी हुई हरकत करेगी। उसने आज तक जो कुछ किया था, लेकिन वो हमेशा से उसे एक बाकिरदार लड़की तस्वर करता था। और आज रात के अंधेरे में जब उस घर की दहलीज को पार करी थी तो उसे देखते हुए न जाने कितनी देर वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। तो उसका चक्कर एहतिशाम के साथ चल रहा था, जो कि उसका खाला था। इसलिए वो बार-बार अपनी खाला के घर जाने की रट लगाए रखती। वो हसीन और जमील शक्ल वाली शहजादी जिसकी भूरी कांच जैसी आंखें, छोटी सी नाक और खूबसूरत गुलाबी लब, उसके लंबे आबशार की तरह गिरते हुए बाल, खूबसूरत कदो-कामत, दिल में मौजूद बदगुमानियों के बावजूद वो कभी उसे नफरत नहीं कर पाया। लेकिन उसके सामने हमेशा ये ज़ाहिर करता कि वो उसे बेपनाह नफरत करता है। वो कभी ये ज़ाहिर नहीं करना चाहता था कि वो उस इश्क में इस कदर डूब चुका है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। हालाँकि वो अपनी नज़रों से देख चुका था कि वो एक बदकिरदार लड़की है जो उसकी ज़ात पर किसी और को फ़ौक़ियत दे रही है। उसके बावजूद उसने सोच लिया कि वो कल बाबा से बात करेगा। वो जल्द से जल्द अपने निकाह में लेना चाहता है, ताकि अगली बार वो कोई ऐसा कदम उठाने से पहले हज़ार बार सोचे। लेकिन उसने सोच लिया था कि वो उसे इस गलती की सज़ा इतनी भयानक देगा कि वो दोबारा ये कदम उठाने का तसव्वुर भी नहीं करेगी। टेरेस पर खड़ा होकर वो न जाने कितनी सिगरेट फूँक चुका था, लेकिन अंदर की शिद्दत कम नहीं हो रही थी। नफ़रत थी कि बढ़ती जा रही थी। बदगुमानी के ज़हर ने उसे अपनी लपेट में ले लिया था। तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारा क्या हशर करूँगा। तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर मेरे इश्क की तज़लील की है और वहाँ जा कभी अपनी तज़लील को नहीं भूलता। वो शानदार मर्द आज मोहब्बत में हारा था, इतनी शिद्दत के साथ कि उस रिश्ते की बुनियाद ही नफ़रत से रखी जा रही थी। नफ़रत और बदला, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वक़्त उनकी ज़िंदगियों पर कैसा असर लाने वाला है। सुबह का सूरज न जाने अपने साथ कितनी क़यामतें लेकर आया। नाश्ता करने के बाद जिससे पहले कि वारिस शाह मसरूफ़ हो जाते, उसने ऑफ़िस जाने से पहले ही अपने बाबा से बात करना ज़रूरी समझी थी। उनसे बात करने के लिए सीधा उनके कमरे में चला आया। सुबह से उसका सामना हुलिया से नहीं हुआ, ना ही वो अपने कमरे से बाहर आई, बल्कि जब उसे मुलाज़िमा जगाने गई, तो उसने तबीयत की खराबी का बहाना करते हुए उसे वापस भेज दिया और कह दिया था कि उसके कमरे में बस एक कप चाय भिजवा दी जाए। वारिस शाह ने हैरत ज़दा नज़रों से अपने बेटे की जानिब देखा था। क्या बात है शेर, आज मेरे शेर के चेहरे पर उदासी फैली हुई है। उन्होंने सताइश भरी नज़र अपने खुबरू बेटे पर डाली। सुर्ख आँखें, मुकाबी लब, जो इस वक़्त सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त थे। घनी मूंछें, तमाना जिस्म और जल से बनाए गए बाल, वो वजाहत का शाहकार था। वहाँ शाह न जाने कितनी लड़कियों के दिल की धड़कन, वो जिसे भी आँख भरकर देख लेता उसे उलझन में डाल देता। और वारिस शाह अपने बेटे के मिजाज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। जहाँ वो ज़िद्दी, अड़ियल और अपनी बात पर डट जाने वाला था, वहीं उसके अंदर एक नर्म सा दिल धड़कता था। और ये बात वारिस शाह के अलावा कोई नहीं जानता था। बाबा, मैं जल्द से जल्द हुलिया को अपने निकाह में लेना चाहता हूँ, उसने कह दिया और वारिस शाह उसे देखते रहे। अपने कंधों पर रखी हुई शाल को दुरुस्त करते हुए उसने दाखिली दरवाजे से अंदर आती हुई शाइस्ता बेगम को देखा था, जो अपने बेटे की बात सुनकर वहीं ठिठक कर रुक गई। इतनी जल्दबाजी की कोई खास वजह? उन्होंने एक नज़र अपने बेटे के झुके हुए सर पर डाली। वो अच्छी तरह जानते थे कि अगर उसने कोई फैसला किया है तो ज़रूर इसमें कोई अहम वजह शामिल होगी। उन्होंने हमेशा हुलिया को अपनी बेटी से बढ़कर चाहा था और ये चाहते थे कि हुलिया, जो कि उनके मरहूम भाई की बेटी थी, उनके बेटे की बीवी बने, ताकि उनकी अमानत उनके घर में ही रहे। बाबा, इसकी खास वजह यही है कि आपके बेटे का फैसला है। वो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बता पाया। ठीक है, मैं इस मामले पर गौर करता हूँ और मज़ीद शाम तफ़सीली बात करेंगे इस पर। उन्होंने इलाके के कुछ मामला देखने थे, इसलिए वो कुछ जल्दी में थे, लेकिन वो मुतमईन था कि उसने ये बात अपने बाप तक पहुँचा दी। बारिश शाह कमरे से बाहर ही निकले थे, जब शाइस्ता बेगम तेज़ कदम उठाती ही उसके सामने आकर खड़ी हो गई। पागल हो गए हो तुम? तुम्हारे दिमाग ठिकाने है? वहाब शाह, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इतना बड़ा फैसला, वो भी हमारी मर्ज़ी के खिलाफ। वो अपने बेटे से सख्त नाराज़ नज़र आ रही थी। क्या ये आपके लिए काफ़ी नहीं है कि ये फैसला आपके बेटे की मर्ज़ी से हो रहा है? उसने सीने पर बाजू लपेटते हुए एक नर्म निगाह अपनी माँ की जानिब डाली। बिल्कुल नहीं, मैं इस रिश्ते की हकीकत को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि इस लड़की के दिल में कौन है। शाइस्ता बेगम ने इतने अजीब से लहजे में कहा था कि उसका दिल धड़क उठा। सुर्ख चेहरे के साथ वो अपनी माँ की जानिब बढ़ा था। उसे यूँ लगा जैसे इस हकीकत से उसकी माँ भी वाकिफ़ हो। उसने नरमी से अपनी माँ के चेहरे को थामकर उनके माथे पर लब रखे थे। हकीकत जो भी है, मुझे अपने नाम की महर ज़ब्त करना आती है। अब बस तैयार रहें, 2 दिनों के अंदर आपका बेटा हुलिया हसन को आपकी बहू के तौर पर मुतारिफ करवाने वाला है। एक नर्म निगाह अपनी माँ की जानिब डालकर वो पलट कर कमरे से बाहर निकल गया, जबकि शाइस्ता बेगम सख्ती से उसकी पुश्त को घूरती रही थी। वहीं वहाब शाह की तबीयत से वो बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थी। उनका ज़िद्दी और सख्त तबीयत का बेटा अगर ये फैसला कर चुका था तो इस फैसले को अमली जामा पहनाने में देर नहीं लगाता। जले पैर की बिल्ली की तरह और न जाने कितनी देर कमरे में टहलते हुए कुछ सोचती रही। उन्हें हुलिया कभी भी अपनी बहू के तौर पर कबूल नहीं थी। एक तल्ख़ मुस्कुराहट उनके चेहरे पर बिखर गई। रात देर तक जागने की वजह से सुबह वो देर तक सोती रही। हालाँकि उसका मामूल नहीं था, लेकिन फिर भी सुबह देर से उसकी आँख खुली। चाय का कप वहीं मेज़ पर ही ठंडा हो गया। मुलाज़िमा उसके लिए चाय लेकर आई थी, लेकिन उसमें इतनी सकत नहीं थी कि उठकर फ्रेश होकर चाय की घूंट हलक से उतार लेती। ज़ियान ने उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और ज़ियान को देखकर उठ बैठी। क्या बात है गुड़िया, आज देर तक सोने का इरादा था क्या? उसने नरमी से उसके चेहरे को छुआ तो वो भी मुस्कुराते हुए सर झुका गई। जी, रात को तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए काफ़ी देर तक जागती रही। ज़ियान ने मुस्कुराती हुई नज़रों से उसके चेहरे का जायज़ा लिया था। वो उसकी बहन थी, उसे हद से ज़्यादा अज़ीज़, उसकी कांच की गुड़िया, जिसे वो हमेशा अपने बेहद करीब रखता था। क्या कोई खास वजह है? और अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ज़ियान नरमी से उसके माथे को छुआ और उसने मुस्कुराते हुए ज़ियान का हाथ थामकर लबों से लगा लिया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ ज़ियान, सिर्फ़ उससे 2 साल बड़ा था, लेकिन एक बाप की तरह उसका ख़्याल रखता था। वो ज़ियान को कुछ भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि वो उसके मिज़ाज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थी। शाह हवेली में अगर 2 हरीफ़ों की बात की जाए तो ज़ियान शाह और वहाब शाह का नाम आता था। वो दोनों एक-दूसरे को हमेशा दुश्मन की नज़र से देखते थे। ये शाम का वक़्त था जब वारिस शाह ने उसे अपने कमरे में तलब किया। वो अंदर तक काम कर रही थी। मुलाज़िमा से बुलाने के लिए आई थी। आज वो पूरा दिन ही अपने कमरे में रही। वो नहीं चाहती थी कि वो बाहर जाए और किसी की भी नज़र में आए। ना जाने उसे क्यों लगता था कि उस शख्स ने उसके खिलाफ बदगुमानी फैला दी होगी। वारिस शाह के सामने भी वो घबराए हुए चेहरे के साथ थी। जब उन्होंने नरमी से उसके सर पर हाथ रखा तो उसे कुछ इत्मीनान हुआ। साथ ही ज़ियान भी बैठा, शायद उनके हुक्म का इंतज़ार कर रहा था। बताएँ तायाबू, क्या कोई ज़रूरी बात है जो आपने हम दोनों को बुलाया? ज़ियान ने नर्म लहजे में पूछा तो वारिस साहब मुस्कुराते हुए उसे देखने लगे। बिल्कुल ज़रूरी बात है और यहाँ तुम दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। वहाब ने हुलिया से निकाह की ख़्वाहिश ज़ाहिर की और वो चाहता है कि अगले 2 दिनों के अंदर-अंदर दोनों का निकाह हो जाए। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें तुम दोनों की क्या राय है? वारिस से उन्होंने बेहद नरमी से दोनों बच्चों की तरफ देखा था। बज़ाहिर तुम उनके मरहूम भाई की औलाद थी, लेकिन वो उन्हें अपनी औलाद से भी ज़्यादा अज़ीज़ थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि ज़ियान और वहाब के दरमियान कभी नहीं बन पाई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमेशा अपने फैसले में उन दोनों को मुकद्दम रखा, क्योंकि दोनों उनके सामने एक ही हैसियत रखते थे। वहाब चाहे लाख बुरा सही, लेकिन ज़ियान अच्छी तरह जानता था कि वो उसकी बहन के लिए एक बेहतरीन इंतखाब है। वो बस कपकपाते हुए लबों से तायाबू की जानिब देखकर सर झुका दी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो शख्स इतना जल्दी बात करेगा। सोच लेना, अगर तुमने इनकार कर दिया तो उसके बाद तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। वो सर झुकाए उस वक़्त वहाब की बातों को सोच रही थी। उसे अंदाज़ा था कि अगर वो यहाँ इनकार कर देगी तो वो शख्स 1 मिनट नहीं लगाएगा उसे सबके सामने ज़लील-ओ-ख़्वार करने में। हालाँकि इस राज़ में एक और घर का फ़र्द भी शामिल था, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि कोई भी उसके साथ खड़ा हो पाएगा। उसने सर उठाकर नम आँखों से ज़ियान की जानिब देखा।
मुझे इस मामले में कोई एतराज़ नहीं है तायाबू, जैसे आपकी मर्ज़ी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब कुछ हुरिया की मर्ज़ी के मुताबिक हो। ज़ियान ने नरमी से अपना मौक़िफ़ बयान किया था और वारिस शाह मुस्कुरा दिए। उन्हें कभी भी ज़ियान से मायूसी नहीं हुई थी। बिल्कुल, जैसा मेरी बच्ची चाहेगी वैसा ही होगा। उन्होंने नरमी से उसके सर पर हाथ रखा। शाइस्ता खुद को इस मामले से दूर रखा था और वारिस शाह चाहते भी नहीं थे कि वो यहाँ मौजूद रहें। वो उनकी तबीयत और उनके मिज़ाज से बहुत अच्छी तरह वाक़िफ़ थे। चाहो तो एक रात का वक़्त ले लो, अच्छी तरह सोच लो। वहाँ तुम्हारा तायाज़ाद है और आने वाले वक़्त में तुम्हारे लिए एक बेहतरीन मर्तबे पर फ़ाइज़ हो जाएगा। ये ज़िंदगी का फ़ैसला है और बहुत सोच समझ कर करना चाहिए मेरा बच्चा। उन्होंने नरमी से हुरिया को अपने साथ लगा लिया। उस वक़्त उसे शिद्दत से अपने बाबा याद आ रहे थे। चाहे जो भी हो वारिस शाह ने उन्हें जितनी भी मोहब्बत दी हो, लेकिन अगर आप यतीम हैं तो सारी दुनिया भी आपको गले लगा ले, तो आप यतीम ही रहेंगे। तायाबू मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आंसू उसकी आँखों से लुढ़कते चले थे। उस शख्स की छोटी-सी दी हुई धमकी भी कारगर साबित हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि वो एक मिनट भी ज़ाया करे और इसके फैसले के खिलाफ जाए, क्योंकि वहाँ का खौफ उस पर शिद्दत से तारी था। उसने अपने सारे ख्वाबों को मिलगा-मिट कर दिया, सब कुछ माज़ी की नज़र करते हुए दफना दिया और वारिस शाह उसके इस फैसले से बहुत मसरूर थे। उन्होंने इसी वक़्त वहाँ को बुलाकर खुशखबरी सुनाई, जबकि वो संजीदगी इख्तियार किए बैठा रहा। यानी उसने इकरार कर लिया था और यही उसके हक़ में बेहतर था। अगर वो इनकार करती तो वो कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करता जो शायद उसे पसंद ना आता। वो उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने जा रहा था, चाहे ज़बरदस्ती ही सही, लेकिन ये वहाब शाह जानता था और उसका दिल कि उसके बगैर जीना उसके लिए वबाल जान है। लेकिन उस वक़्त हुरिया को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का मकसद और था। कुछ भी नहीं बदला था, किसी ने भी उसकी कोई इल्तिजा नहीं सुनी और शायद उसके लबों ने कोई इल्तिजा की भी नहीं थी। वो हल्की सी इल्तिजाएँ जो उसका दिल करता रहा, हर एक की जानिब से मुस्तरद हो गई और बिलाखिर वो ऑफ व्हाइट शरारे में उसकी दुल्हन बनी बिल्कुल तैयार थी। ज़ियान कमरे में आया तो कितनी देर उसे देखता रहा। वो उसका बड़ा भाई था और उसके लिए बहुत अहमियत रखता था। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। मैं तुम्हें हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखूँ हूल। वो आज हकीकत में हूल लग रही थी, इतनी खूबसूरत कि कोई भी अगर उसे देखता तो देखता रह जाता। मेकअप की तराश-खराश ने उसे मज़ीद दो आतिशा हुस्न दे दिया, लेकिन वहाब ने सख्ती से मना किया था कि उसकी जानिब से कोई रिश्तेदार नहीं आएगा। शायद वो उसकी खाला के बारे में ये बात कर रहा था। ताहम फिर भी हुलिया की ज़िद पर खाला ने शिरकत इख्तियार की थी, लेकिन उसके खालाज़ादों में से कोई भी नहीं आया। उसने खुद ही खाला से इल्तिजा की थी कि वो किसी को भी साथ ना ले आएँ, ख़ुसूसी तौर पर एहतिशाम को, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि एहतिशाम को देखकर वहाँ कोई भी बदमज़गी पैदा करे। तो शाम ही उन दोनों की निकाह की तकरीब रखी गई और अगले दिन रुखसती। निकाह सादगी से होना करार पाया, जबकि रुखसती के लिए एक शानदार तकरीब रखी गई, जिसमें सब लोगों को इनवाइट किया था, क्योंकि वारिस शाह नहीं चाहते थे कि उनके इकलौते बेटे की इतनी बड़ी खुशी सादगी की नज़र हो जाए। वो अपने सारे अरमान पूरे करना चाहते थे। शाइस्ता बेगम को किसी तरह भी उन्होंने कायल कर लिया। कुछ देर के बाद उसे बाहर ले जाने के लिए चंद लड़कियां कमरे में दाखिल हुईं और वो शरारा संभाल कर धड़कते हुए दिल के साथ उठ खड़ी हुई। निकाह का वक्त हो चुका था और काजी साहब मौजूद थे। उसे फूलों की दीवार की दूसरी जानिब बैठा दिया गया। जालीदार घूंघट में उस वक्त सर झुकाए वो रोने के करीब थी। ज़ियान उसके पास ही था। बिलाशुबा ये एक लड़की के लिए बहुत नाजुक मरला होता है। निकाह काजी साहब ने शुरू किया और वो चुपचाप सर झुकाए अपने आंसू रोके बैठी रही। जब उन्होंने उसे रज़ामंदी चाही थी, तो उसने एक बार पलकें उठाकर अपने सामने बैठे बावकार शख्स को देखा था, जिसकी नज़रें उस वक्त उस पर जमी हुई थी। उसकी नज़रों को खुद पर मरकूज़ देखकर हुलिया ने जल्दी से सर झुका लिया। ज़ियान ने नरमी से उसके सर पर हाथ रखा था और उसने रज़ामंदी दे दी। उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला हो रहा था और दिल की धड़कन अपने अरूज पर थी। निकाह हो जाने के बाद वो हुलिया की जानिब आया। उसका घूंघट उठाते हुए ना जाने कितनी देर वो बेताबी से उसके चेहरे को देखता रहा। उस वक्त सब कुछ भूलकर उसका दिल शिद्दत से धड़क रहा था। वो वहाब शाह था, किसी को खातिर में ना लाने वाला। हुस्न का शहज़ादा आज उस कमसिन लड़की के मासूम हुस्न पर फिदा था, जब उसकी बीवी के दर्जे पर फ़ाइज़ थी। जायज़ हक से उसने झुकते हुए उसके माथे को लबों से छुआ और फिर कान के करीब ही सरगोशी कर डाली। आज ये सही हुस्न पूरे हकूक़ के साथ मेरे हवाले हुआ। सो अब इस हुस्न के साथ क्या करना है, इसका अंदाज़ा तुम्हें बहुत जल्द हो जाएगा। वो लड़खड़ाते हुए गिरने लगी थी, क्योंकि उस पर शदीद खौफ तारी था। जब उसने सहारा दे लिया, इर्द-गिर्द से कज़न्स ने शौक़ी दिखाई और उस वक़्त वो सबसे हसीन जोड़ी लग रही थी, जिस पर ना जाने कितनी रश्क-ज़दा नज़रें ठहर सी गईं। कितनी देर तक वो एक दूसरे के पहलू में सज रहे, यूँ लग रहा था जैसे चाँद को मुकम्मल कर दिया गया हो और वो अपनी पूरी आबोताब के साथ जगमगा रहा हो। ना जाने कितनी लड़कियाँ थीं जिन्होंने हसरत से उसके बदलते हुए मुक़द्दर को देखा था। वो अरबी हुस्न रखने वाला शहज़ादा उसकी दस्तरस में आ गया, तो ना जाने कितने लड़के थे जिन्होंने वहाब शाह की जानिब रश्क से देखा था। उसकी बीवी इस कदर खूबसूरत और कमसिन थी कि ना जाने कितने दिल की धड़कनों को रोक गई। वो हल्की-फुल्की सरगोशियाँ कर रहा था, जबकि वो बज़ाहिर तो मुस्कुरा रही थी, लेकिन दिल की क्या हालत थी उससे कोई भी नहीं वाकिफ़ था। कुछ ही देर के बाद वो तकरीब के इख्तिताम पर अपने शरारे को सँभाले अंदर चली गई। वहाब शाह अगर इस हवेली का शहज़ादा था, तो वो भी इकलौती शहज़ादी। उसके अलावा हवेली में और कोई औरत नहीं थी। ज़ियान उस वक़्त तकरीबन 6 साल का था और वो 4 साल की जब एक कार एक्सीडेंट में उन दोनों के वालिदैन का इंतकाल हो गया और उसके बाद उनकी ज़िम्मेदारी को बखुशी उनके तायाबू ने कबूल कर लिया था और वो आज तक उनकी ज़ेर निगरानी परवरिश पा रहे थे। वारिस शाह का एक ही बेटा था, वहाब शाह। उनके बाद उनके बिज़नेस को बहुत अच्छी तरह सँभाल रहा था। अंदर दाखिल होते ही वो आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। कितनी देर वो आईने में अपने अक्स को देखती रही थी। उस पर हुक्मरान शख्स बदल गया। वो हुकूमत करने वाला शख्स अब सच में उसका हाकिम बन चुका था, जिस पर मुकम्मल हक रखता था। चाहे जिस वक़्त भी उसे अपनी दस्तरस में ले ले। एक-एक करके उसने सारी जूली उतार दी। कमरे का दरवाज़ा खुला। उस वक़्त वो आईने की जानिब पुश किए अपने बालों को खोल रही थी। उसे लगा ज़ियान होगा, क्योंकि ज़ियान अमूमन इस वक़्त उसके कमरे में आता था। जल्दी आएँ भाई और ये मेरे बालों से पिन्ने निकाल दें। उसने सर झुकाए कह दिया, जब मुकाबिल कदम-कदम चलता हुआ उसके करीब आया। कमरे में एक अनजानी सी खुशबू फैल गई। उसने नरमी से उसके बालों को छुआ था और फिर आहिस्तगी से उन्हें सुलझाने लगा। दिल की धड़कन अरूज पर थी और हुलिया के हाथ वहीं थम गए। वो उसके इस कदर करीब था कि अपनी धड़कन को रोक पाना उसके लिए मुश्किल था। दिल ने जैसे उधम मचा दी, सांसें बेतरतीब हुई थीं और चेहरा बेख्तियार सुर्ख। उसने सर उठाकर अपने सामने खड़े हुए शख्स को देखा, जो नरमी से उसके बालों को सुलझा रहा था। वो जल्दी से 2 कदम पीछे हटने लगी। वहाब ने उसे पकड़कर अपने मज़ीद करीब कर लिया। अब दोनों में इतना फासला भी बाकी नहीं रहा था कि हवा को गुज़रने की इजाज़त हो। उस वक़्त उसके गुलाबी लब शिद्दत से कँपकपा रहे थे। वहाब की नज़रें उसके चेहरे पर जमी हुई थीं। अफ़सोस हो रहा होगा मेरी दस्तरस में आने के बाद। ये गमज़दा हो। उस शख्स को लेकर जो उस रात के इंतज़ार के बाद सारी ज़िंदगी के लिए इंतज़ार की सूली पर लटक गया। वो ताना देने से बाज़ नहीं आया था। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आप बदगुमानी से बाज़ आ जाएँ। उसने वहाब के सीने पर हाथ रखकर उसकी आँखों में देखकर कहा था, जबकि वहाब की नज़र तन ज़ुबर आया। बहुत खूब। यानी उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे। बजाए इसके कि तुम मुझसे माफ़ी तलब करो और अपने माज़ी को भुला दो, तो मुझे कह रही हो कि मैं बदगुमानी से बाज़ आ जाऊँ। हसीन होने के साथ-साथ चालाक भी हो। उसे यकीन था कि अब उसे सारी उम्र यही बातें सुनने को मिलेंगी। इसीलिए वो चुपचाप वापस हटने लगी, लेकिन वहाब ने झुक कर उसे अपनी बाजुओं में उठा लिया था। अपने हुस्न को खराज नहीं पेश करने दोगी? आखिर नए-नवीले शौहर का इतना हक तो बनता है। उसने नरमी से बेड पर लिटाकर वो मुस्कुराते हुए बोला था। जब हुलिया के वजूद में कँपकपी दौड़ गई, ये क्या कर रहे हैं आप? वहाँ प्लीज़। उसने वहाब को खुद से दूर रखना चाहा था, लेकिन वो झुकते हुए उसके लबों पर झुकता चला गया। ना जाने कौन-सी शिद्दतें थीं जो उसके वजूद में अड़ेल कर वो पुरसकून होना चाहता था। ना जाने कितनी देर गुज़र गई, लेकिन उसकी सांसों पर अपना हक जताने से बाज़ नहीं आ रहा था। बेखुदी में वो हुलिया की जान लेने पर तुला था और हुलिया की तो धड़कन भी साक़त हो गई। वो शख्स की दस्तरस में यूँ मचल रही थी कि जैसे अगर उसे फ़रार का कोई रास्ता नज़र आए तो वो फ़ौरी तौर पर उसे हासिल कर ले। इससे पहले कि वो मज़ीद बढ़ता, जब दरवाज़े पर होने वाली दस्तक उसे होश में ले आई। दरवाज़ा खोलो हुलिया। ये शाइस्ता बेगम की आवाज़ थी। हुलिया की आँखें खौफ़ से फैल गईं।
जल्दी से वो वहां से दूर होते हुए अपने आप को संभालने लगी। अपने होंठों की एक फैली लिपस्टिक को साफ करती हुई बार-बार अपने कपड़ों को दुरुस्त कर रही थी। जबकि वहां उसकी हालत देखकर महसूस हो रहा था, आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। एक आंख ब्लिंक करते हुए वो शौकी से बाज नहीं आया था। उसके चेहरे पर खौफ या शर्मिंदगी नहीं थी और ना ही शाइस्ता बेगम के आने की वजह से झिझक। जी, जी ताई अम्मी, दरवाजा खोल रही हूँ। वो जल्दी से बेड से उतरी और आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया, जबकि वहाब उस लड़की की कमकली पर सर पीट कर रह गया। शाइस्ता बेगम ने एक नजर अपने बेटे को देखा। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वहाब उस वक्त वहां होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो वहाब? उन्होंने अपने लहजे को सख्त रखा। बस अपनी बीवी को देखने आया था, आप बात करें बहू से, मैं जा रहा हूँ। वो चुपचाप सर झुकाकर बाहर चला गया, जबकि वो उसकी पुष्प को देखती रही। दिल खौफ से धड़क रहा था, हाथ कपारे थे और चेहरा बेपनाह सुर्ख था। शाइस्ता बेगम ने तफसीली तौर पर उसका जायजा लिया और फिर गुस्से से आगे बढ़ते हुए उसे झंझोड़ डाला। क्या जादू कर दिया तुमने मेरे बेटे पर, जो 2 ही दिनों के अंदर तुम्हारा असीर हो चुका है? तुम जानती हो हमारे दरमियान क्या तय हुआ था? क्या तुम उस रात को भूल गई? उन्होंने सवालिया नजरों से हुलिया के चेहरे को देखा, जो बोलने के लिए लफ्ज़ तलाश कर रही थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया ताई अम्मी, इसका ज़ाला बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा तुम्हें। तुम जानती भी नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। शाइस्ता बेगम फौरन अपने रवैये को ज़ाहिर करने लगी थी। चंद दिन पहले से वो जो नरमी प्यार की हुई थी, वो कहीं दूर जा सोई और हुलिया अपनी आंखों को चपकते हुए अपनी नमी को हलक में उतारने लगी। शाइस्ता बेगम ज़हर उगलने के बाद वहाँ से चली गई थी और उसका वजूद ज़लज़लों की ज़द में था। ना जाने उसकी ज़िंदगी का क्या होता, लेकिन उस वक़्त उसे वहाँ से शदीद नफ़रत महसूस हो रही थी। वो शख्स हमेशा से अपनी मालकियत समझता था। उसने कभी नहीं सोचा कि वो मासूम लड़की क्या चाहती है, उसकी क्या ख्वाहिशें। हमेशा उसकी ज़िंदगी में बिगाड़ डालकर वो उसे लोगों के सुपुर्द कर देता है और अब भी ऐसा ही होने वाला था। ना जाने वो कितनी देर रोती रही और रोने के बाद जब दिल हल्का हुआ तो फ्रेश होकर सोने के लिए लेट गई। आज रात उसके पास थी, कल उसके साथ क्या होता वो इस बात से बेखबर थी। आने वाले दिन की शुरुआत के साथ ही मामूल के मुताबिक ज़ियान और वहाब के दरमियान एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। ये झगड़ा छोटी सी बात पर था, लेकिन उन दोनों की ज़िद की वजह से बात बढ़ चुकी थी कि खुद वारिस शाह को आना पड़ा। आखिर तुम दोनों चाहते क्या हो? मुझे जीने दोगे? क्या तुम लोग ये चाहते हो कि मेहमानों के सामने भी तुम लोग अपनी जहालत का मुज़ाहिरा करो? वो सब गुस्सा हो रहे थे, जबकि दोनों लड़के सर झुकाए शर्मिंदा खड़े थे। वहाब, आज तुम्हारा स्पेशल दिन है और आज के दिन भी। दहलीज में खड़ी हुलिया को उन्होंने एक नजर देखा, जिसका चेहरा खौफ से पीला था। वो कभी नहीं चाहती थी घर में लड़ाई झगड़े हों, लेकिन वहाब और जान जब भी आमने सामने आते तो उनकी शुरुआत ऐसे ही होती। वो नहीं चाहती थी कि कभी भी जान तायाबू के अताब का शिकार हो और उसे अपना भाई जान से ज्यादा अजीज था। उसने आगे बढ़कर जान का बाजू थामा और उसे कमरे में लेकर आ गई, जो कि वारिस शाह वहाब को अपने साथ कमरे में लेकर गए थे। वो तफसीली तौर पर उसे समझाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मेहमानों के सामने वो दोनों एक बार फिर आमने सामने आए। जाहिर सी बात थी, अब तो रिश्ते की नौयत भी बदल चुकी थी, लेकिन उन दोनों की दुश्मनी में कोई फर्क नहीं आया था। भाई क्यों जिद लगाते हैं वहाब के साथ? अब आप जानते हैं ना कि वो क्या कर सकते हैं। उसने जान का चेहरा देखते हुए कहा, कुछ भी नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं। अगर उसने तुम्हारी तरफ मेरी आंख से भी देखा तो मैं उसकी आंख ही निकाल दूंगा। वो ज़यान था। बात समझना उन दोनों ने नहीं सीखा था। खैर, नरमी से ज़यान के कंधे पर सर रखकर वो रो दी तो उसे भी वक्त की नौयत का एहसास हुआ। उसकी बहन को आज उसकी ज़रूरत थी, उसका खास दिन था और शायद उसने वो अपने माँ-बाप को याद करी थी। इस घर में हुलिया के साथ क्या होता था वो अच्छी तरह वाकिफ था। उसकी तेज़ ज़बान की वजह से कोई भी उसे कुछ नहीं कहता था, जबकि दूसरी जानिब और शाइस्ता बेगम हर वक्त हुलिया पर अपना रोब ढाई रखती और वहाँ कर रवैया हुलिया के साथ कैसा था, इस बात से भी वो बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। कुछ ही देर के बाद उसे पार्लर ले जाने के लिए मुलाज़िमा ने कमरे में आकर बताया तो ज़यान उसे लेकर पार्लर चला गया। वो दिन उसकी रुखसती का दिन था, चाहे उसने एक कमरे से दूसरे कमरे में ही शिफ्ट होना था, लेकिन फिर भी अंदरूनी तौर पर वो कितनी अज़ियत का शिकार थी, ये सिर्फ वो जानती थी। दुल्हन बनकर उस पर बेपनाह रूप आया और उसी लिबास ने उसके हुस्न में इज़ाफ़ा कर दिया था। ब्यूटिशियन ने सताश भरी नज़रों से उसे देखा और ज़यान उसे लेकर हॉल में आ गया। निकाह हो चुका था, सो कुछ ही देर के बाद उसे लाकर वहाब के पहलू में बिठा दिया गया। वो तो उसके हसीन चेहरे को देखकर ही दंग था। ये लड़की उसकी मोहब्बत नहीं, उसका इश्क थी। उस रोज़ वो सजी हुई सेज में उसकी दुल्हन बनी बैठी थी। दिल की धड़कन अपने अरूज पर थी। ना जाने वहाब उसके लिए क्या फैसला सुनाता। दिल धड़क-धड़क कर आने वाले अंदेशों से आगाह कर रहा था। जब काफ़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला, वो कदम-कदम चलता हुआ उसके बिल्कुल सामने आकर बैठ गया। ना जाने कितनी देर वो उसकी होशरुबा आंखों को देखता रहा। उसके गुलाबी कपकपाते हुए लब वहाँ के लिए क़यामत ख़ेज़ थे। अपने दिल पर अपने जज़्बात पर काबू पाना उसके लिए शदीद मुश्किल था। काफ़ी देर जो वहाब की जानिब से खामोशी रही तो हुलिया ने नज़रें उठाकर उसे देखा। वो नेमाक से उसे देखने में मसरूफ़ था। उसे अंदाज़ा था कि वो उस वक़्त क्या सोच रहे हैं। उस वक़्त दोनों अपने-अपने दिल में अपने-अपने वसवसों से लड़ रहे थे। आपने जो कुछ मेरे बारे में समझ रखा है वो सब गलत है। वहाब, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। उसने खुद को उसके सामने साबित करना चाहा था। जब वहाब ने एक नज़र उस पर डाली और फिर उठ खड़ा हुआ। लिबास तब्दील कर लो, इतने तकल्लुफ़ात में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो सर उठाकर उसे देखती रही। क्या खुशियों पर उस मासूम लड़की का हक नहीं था? क्या आज रात वो ये सब कुछ डिज़र्व करती थी? उसने सोचा था कि वहाब का रवैया उसके साथ सख्त होगा, लेकिन फिर भी वो उस रात के तकाज़ों से बखूबी वाकिफ़ होगा। लेकिन यहाँ सिर्फ सनमौरी के अलावा कुछ नहीं था। अपने आँसू छुपाती वो चुपचाप उठ खड़ी हुई और कुछ ही देर के बाद जब वो लिबास तब्दील करके बाहर आई तो कंफर्टेबल गाउन में मलबूस थी। बेड पर लेटकर वहाब मोबाइल देख रहा था। जब वो बेड के दूसरे किनारे पर लेट गई, वहाब ने उसकी जानिब ज़रा बराबर भी तवज्जो नहीं दी थी। काफ़ी देर वो वहाब की सनमौरी पर रोती रही और फिर उसकी जानिब पुश्त किए गहरी नींद में उतर गई। जब उसकी सिसकियों का शोर थमा और कमरे में उसकी भारी सांसें गूंजने लगीं, तो वहाब ने सर उठाकर उसकी पुश्त को देखा था। उसे अच्छी तरह अंदाज़ा था कि वो काफ़ी देर से रो रही है, लेकिन ना जाने क्यों अपने दिल पर पत्थर रखे वो उसे रोने देना चाहता था। जब उसे यकीन हो गया कि वो सो चुकी है, तो नरमी से उसका रुख अपनी जानिब कर लिया। चेहरे पर मिटे-मिटे आंसुओं के निशानात, नम पलकें, बिखरे हुए बाल। वो सोते हुए इतनी मासूम लग रही थी कि वहाब ने नरमी से एक बोसा उसके लबों पर देकर उसके माथे पर अपने लब रख लिया। काश तुम सिर्फ मेरी होती तो मैं तुम्हें बताता कि मोहब्बत करना किसे कहते हैं। लेकिन मैं तुम्हें पा लिया तो मेरी दस्तरस में और कभी भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। इस रात के बाद भी वहाब और उसके दरमियान कोई खास ताल्लुकात नहीं कायम हो पाए। उसे सिर्फ और सिर्फ वहाब की सनमौरी और शाइस्ता बेगम की नफरत के अलावा कुछ भी नहीं देखने को मिला। उस रोज़ वहाब मीटिंग अटेंड करने के बाद जल्दी से वापस आ गया, जबकि वो अपने कमरे में ही थी। उन दोनों के निकाह को 2 हफ्ते गुजर चुके थे, लेकिन वहाब अपनी रूटीन पर कायम था। शाइस्ता बेगम और वारिस शाह घर पर नहीं थे। वारिस शाह के दोस्त उम्रे से वापस आए थे और इसी के लिए उन्होंने घर में एक छोटी सी पार्टी अरेंज की थी। ज़ियान का कमरा ऊपर था और उसे अंदाजा नहीं था कि घर में वहाँ मौजूद होगा। अभी वहां को आए हुए कुछ ही देर गुजरी थी। फ्रेश होने के बाद वो बेड पर लेटा जब उसे कमरे के बाहर किसी के रोने की आवाज़ आई। ये किसी लड़की की रोने की आवाज़ थी। उसे पहले लगा कि शायद हुलिया। वो जल्दी से बपरे पे उठा, लेकिन ये हुलिया की आवाज़ नहीं थी। सीढ़ियों से उतरती लड़की का फटा हुआ लिबास वो अजीब से हुलिये में मुब्तला थी और मुंह पर हाथ रखे रोती हुई खौफज़दा होकर उतर रही थी। और उसके पीछे ज़ियान भी कमरे से निकला। सेकंड के 10वें हिस्से में वो समझ चुका था कि मामला क्या है। वो उस वक्त अपनी शर्ट पहन रहा था। शर्ट के कुछ बटन उसने लगाए थे, जबकि कुछ बटन खुले थे। वो फौरन बाहर निकला और तभी हुलिया भी बाहर आ गई। शायद वो भी हैरानगी का शिकार थी। लड़की इतनी खौफज़दा थी कि वो चीखते हुए दाखिली दरवाजे की तरफ भागी। हुलिया ने उसे पुकारना चाहा था, लेकिन वो नहीं रुकी। वारिस शाह शाइस्ता बेगम की नज़र भी उस पर पड़ चुकी थी। वो गाड़ी में थे, उसके बावजूद उन्होंने लड़की का हुलिया देख लिया था। घर में एक अजीब सा सकूत फैल गया। दाखिली दरवाजे से अंदर आते वारिस शाह और शाइस्ता बेगम हैरान थे। हुलिया किचन के दरवाजे के सामने खड़ी थी, जबकि सीढ़ियों के ऊपर खड़ा ज़ियान और उसे चंद कदम के फासले पर वहाब उसे हैरत से देख रहा था। वारिस शाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। कौन थी ये लड़की और यहाँ क्या हो रहा है? उनके लहजे में एक बगरज थी, एक धार जो सबको खौफज़दा कर दे। ज़ियान ने बेसाख्ता सर झुका लिया, जबकि वहाब ज़ियान के चेहरे को देख रहा था। मैं पूछ रहा हूँ, कौन थी ये लड़की और यहाँ क्या हो रहा है? हुलिया कान कर बेख्तियार 2 कदम पीछे हो गई। शाइस्ता बेगम तनकीदी नज़रों से सबका जायजा ले रही थी। ज़ियान ने सर उठाकर वहाब की शर्ट के खुले हुए बटन्स को देखा और फिर कदम बढ़ाकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तुम ही लाए थे उस लड़की को? कौन है ये? क्या तुम उसे जानते हो?
बताओ तायाबू को। उसने 1 मिनट में ही पैंतरा बदल लिया। हुरिया को ये अंदाज़ा था कि वो घर आ चुका है, लेकिन उसने ना ही उसे घर आते देखा था और ना ही ये जानती थी कि उसके साथ कोई आया है। जबकि वो मुझसे बड़ी नज़रों से जान को देख रहा था। अपनी बकवास बंद करो। मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय बताओ, बाबा को ये लड़की तुम्हारे कमरे से इस हालत में क्यों बरामद हुई? क्या तुम्हें ये घर की कोई तवाइफ का कोठा नज़र आता है? तुम्हारी जवान बहन यहाँ रहती है, बेगैरत इंसान। वो गुस्से से जान की तरफ बढ़ा था, जब बारिश शाह की धाड़ ने उन दोनों को अपनी-अपनी जगह पर साक़ित कर दिया था। इससे पहले कि वो हाथापाई पर उतर आते बारिश शाह उनकी जानिब थे और उन दोनों को गिरबान से पकड़ लिया था। तुम दोनों में से जो झूठ बोल रहा है, अपनी ज़बान खोले, वरना तुम लोग नहीं जानते मैं तुम दोनों के साथ क्या करूँगा। शाइस्ता बेगम ने मुदाखलत करना चाही थी, लेकिन उन्होंने सख्ती से उसे खामोश करवा दिया। खबरदार अगर आपने ज़बान खोली तो अपनी ज़बान बंद रखें। शाइस्ता बेगम और उन्होंने सर झुकाकर खामोशी इख्तियार कर ली। वहाब तो हैरत ज़दा था, ज़ियान शायद इस लड़की को यहाँ ले आया, उन दोनों के दरमियान ताल्लुकात थे और अब ये लड़की की चाल थी या ज़ियान की ज़्यादती का नतीजा। जब वो इस हालत में उसके कमरे से बरामद हुई, तो उसने सारा मलबा वहाब पर डाल दिया। दोनों ही अपनी-अपनी जगह साफ मुकर थे। मामला हद से ज़्यादा पेचीदा हो चुका था। बारिश शाह उस शख्स को कभी नहीं छोड़ेंगे जिस वक्त मुल्ज़िम होगा, और इस बात का अंदाज़ा हुरिया को भी अच्छी तरह था। वो हैरत से भाई का चेहरा देख रही थी, तो कभी वहाब को, जब बारिश शाह ने पलटकर उसकी जानिब देखा। हुरिया तुम इसी घर में हो, बताओ मुझे ये किसकी गुस्ताखी है कि उसने शाह हवेली को नापाक करने के बारे में सोचा? वो अपनी जगह काम कर रह गई। उसने एक नज़र वहाब के चेहरे पर डाली थी। वहाब उसका शौहर था, लेकिन आज तक उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं बना पाया। जवान था, जज़्बात रखता था, और जिस तरह वो बार-बार हुरिया के करीब आकर उसे छूता, हुरिया को उसकी आदतें अजीब लगने लगी थी। हालाँकि उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि वो उसकी बीवी है। जबकि दूसरी जानिब ज़ियान की मुल्तजी नज़रें थीं। पल भर में उसने फैसला कर लिया, सारे इल्ज़ामात, सारी तलखियों का बदला आज चुका देना था। उसने बगैर सोचे समझे वो सब कुछ कह दिया जो उनके रिश्ते में एक दरार की तरह आ गया। वहाब वहाब थे। उसके अल्फाज़ नहीं थे, कोई बम था जो शाह हवेली पर आन गिरा, और वहाब हैरत ज़दा नज़रों से उस लड़की को देखता रहा। बारिश शाह का थप्पड़ वहाब के चेहरे पर जा पड़ा, और ये ज़िंदगी में पहली बार था जब उसके बाप ने उस पर हाथ उठाया। वो सब अपनी-अपनी जगह पर साक़ित रह गए। ज़ियान को मामले की नोयत का अंदाज़ा हुआ था। तायाबू, वो जल्दी से बारिश शाह की जानिब बढ़े। तायाबू ये मेरी गलती है, ये सब कुछ मैंने किया है। वो लड़की यहाँ सिर्फ मुझसे मिलने आई थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो ऐसा करेगी। मैं कसम खाता हूँ तायाबू, मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। मैंने उसे गलत इरादे से नहीं छुआ। वो घुटनों के बल बैठ गया, वो उसमें जो कुछ कह रहा था बिल्कुल सच कह रहा था। मनाइल के साथ उसके ताल्लुकात थे, लेकिन यहाँ आने के बाद मनाइल ने इतना बड़ा ड्रामा किया ताकि वो बारिश शाह की और बाकी घरवालों की नज़र में आ जाए, और मजबूरन उन्हें निकाह करना पड़े। बारिश से अपनी जगह साक़ित रह गए। उन्होंने गुस्से से उसे गिरबान से पकड़कर सीधा कर दिया। सिर्फ 3 दिन है तुम्हारे पास, अपनी पैकिंग करो, इससे पहले कि तुम्हारी हरकतें यहाँ रहकर मज़ीद बिगड़ती चली जाएँ। तुम्हारा बंदोबस्त करना ज़रूरी है। वो वापस पलट गए थे। पूरी महफ़िल बर्खास्त हो गई। 2 लोग साक़ित कदमों से एक-दूसरे को देखते रह गए। वहाब की नज़रें उसके चेहरे पर टिकी थीं, और हुरिया तो क़यामत के नज़रों का मुकाबला करने की बजाय अपनी नज़रें गिराए खड़ी थी। उसने वहाब का नाम ले लिया, सिर्फ अपने बदले की आड़ में, सिर्फ उस शख्स से अपनी उस शख्स की जानिब से की गई तल्ख़ बातों का बदला लेने के लिए, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि कौन-सी क़यामत उसकी मुंतज़िर है। वो उसे घसीटते हुए कमरे में लेकर आया और पहली बार हुरिया के मुँह पर ज़ोरदार थप्पड़ जा पड़ा था। क्या समझती हो तुम खुद को? बदकिरदार हो तो हर एक को बदकिरदारी की नज़र से देखोगी? ये तुम्हारा वहम है। हुरिया वहाब शाह, वो चीख पड़ी, खबरदार, मैं बदकिरदार नहीं हूँ वहाब। लेकिन वहाब ने कुछ नहीं सुना था। उसे धकेलते हुए बेड पर गिरा दिया। तुम समझती हो कि मैं हर एक औरत के करीब जाता हूँ, उसके जिस्म से खेलता हूँ, मैं हवस परस्त इंसान हूँ। अपने भाई का मलबा पल भर में मुझ पर गिरा दिया, तो आज मैं तुम्हें बताऊँगा कि हवस किसको कहते हैं। मैं तुम्हें इतनी शिद्दत से नोच डालूँगा कि तुम्हारे वजूद पर मेरे निशान बाकी रह जाएँगे। उसके सीने पर हाथ रखते हुए उसे दूर धकेल रही थी। ये क्या कर रहे हैं आप वहाब? आप होश में तो हैं? लेकिन वहाब ने कुछ नहीं सुना था। वो रात शाइस्ता बेगम की बदगुमानी और सब कुछ उसके ज़हन में इतनी शिद्दत से आया कि वो हुरिया पर हावी होता चला गया। उसकी लबों पर अपनी शिद्दतें उंडेलने के बाद वो उसकी गर्दन तक आया, और गर्दन से फिर उसके वजूद पर यूँ काबिज़ हुआ कि उसे तड़पने का मौका नहीं दिया। वो उसे बुरी तरह नोच चुका था। हुरिया हसन को अपने नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगतते-भुगतते एक अज़ान की सज़ा इतनी शदीद भुगतनी पड़ी कि वो दंग रह गई। अपना हक हासिल करने के बाद वो हवेली से बाहर निकल गया। गाड़ी बेमकसद ही सड़कों पर दुराते हुए न जाने क्यों उसकी ज़मीर ने उसे मलामत शुरू कर दी थी। इतना बड़ा हंगामा नहीं था, ज़ियान ने अपनी गलती तस्लीम कर ली थी। थप्पड़ के बाद यूँ से नोचना वो कितनी सजाएँ करती रही, तो दूसरी तरफ उसका दिमाग बार-बार उसे बावर करवा रहा था कि वो वाक़ई उसकी हकदार है। खुद बदकिरदार लड़की होकर उसकी बीवी है, और फिर उस पर बदकिरदारी का इल्ज़ामात लगा रही है। दिलो-दिमाग की जंग में वो नहीं जानता था कि उसने एक खूबसूरत लड़की से रिश्ता खो दिया। वो उसी रात अपना सब कुछ समेट कर अपने कमरे में वापस चली गई। उसने किसी से कुछ भी कहना ज़रूरी नहीं समझा था। उसके वजूद पर वहाब की दरिंदगी के निशान सख्त होकर रह गए, और उसकी रूह बुरी तरह रेज़ा-रेज़ा हो गई। अगले 2 दिनों के अंदर-अंदर बारिश शाह ने किसी भी बात का नोटिस नहीं लिया। शाइस्ता बेगम भी खामोश थीं। ज़ियान की तैयारियां करवा देने के बाद उससे उस शाम कनाडा रवाना कर दिया गया। ना ही दोबारा वहाब उसे मुखातिब होने की जुर्रत कर पाया, और ना ही वो वहाब के सामने गई। वहाब को भी अंदाज़ा हो गया कि वो कमरे से जा चुकी है। उस शाम अपने भाई को एयरपोर्ट पर अलविदा करते हुए वो उसके सीने पर सर रखकर उसे सिसक पड़ी। ज़ियान नरमी से उसके माथे को छुआ था, और फिर वहाब के करीब चला आया। हमारे दरमियान जो कुछ हो चुका है उसे भूल जाओ। मेरी बहन तुम्हारी अमानत है, उसका ख्याल रखना। उस रोज़ वो पहली बार एक-दूसरे के गले मिले थे, सारी पेचीदगियों को भुलाकर। ये उनके दिल जानते थे, लेकिन बिछड़ने का दुःख दोनों पर हावी था। ज़ियान को बैरून मुल्क भेज दिया गया, वो भी पूरे 5 सालों के लिए। उसने नरमी से हुरिया का हाथ थामा था। चलो घर चलते हैं, जबकि उसने हाथ छुड़वा लिया। मैं आपके साथ नहीं आना चाहती, मुझे कहीं और जाना है। वो यहाँ कोई तमाशा क्रिएट नहीं करना चाहता था। चुपचाप वापस हवेली चला आया, जबकि बारिश शाह और शाइस्ता बेगम अपनी गाड़ी में वापस आ गए थे। उसे अंदाज़ा था कि वो कुछ देर गुज़ारने के बाद वापस हवेली में आ जाएगी, लेकिन शाम बीत गई और वो वापस नहीं आई। शाम से रात, और रात से अगली सुबह वो दीवानों की तरह उसे ढूँढता रहा। बारिश शाह को भी अंदाज़ा हो चुका था अगली शाम होने को आई है, लेकिन हुरिया का कुछ पता नहीं। वो बेताबी से हवेली में टहल रहा था। कहाँ जा सकती है आखिर वो बगैर बताए? शाइस्ता बेगम बिल्कुल सुकून में थी। अपने भाई के बाद चली गई होगी, जहाँ उसका दिल चाहा होगा। वैसे भी वो सरफिरी लड़की काफ़ी मुँह फट है। मामा खुदा के लिए उसके खिलाफ कुछ मत कहें। ना जाने क्यों वो पहली बार शाइस्ता बेगम पर भड़क उठा, जब उन्होंने अपने बेटे को भड़कते हुए देखकर नफ़रत में वो अल्फ़ाज़ अदा कर दिए कि वो अपनी जगह पर साक़ित रह गया। हो सकता है कि दोबारा उसी एहतिशाम के पास गई हो जिसके पास पहले भी जाने का इरादा रखती थी। तो तुमने उसकी खाला के घर से पता किया? और वो हैरत से पलटकर माँ का चेहरा देखने लगा। उसने मज़ीद कुछ नहीं सुना था। गुस्से से आग बबूला होकर वो गाड़ी निकाल कर उसकी खाला के घर रवाना हो गया। आज अगर वो वहाँ मौजूद हुई, एहतिशाम के साथ, तो वो खड़े-खड़े से तलाक देकर वापस आ जाएगा। उसने सोच लिया था, अगर वो अपनी सारी ज़िंदगी एहतिशाम नामी शख्स के साथ गुज़ारना चाहती है, तो फिर वो क्यों उस पर ज़बरदस्ती का हकदार बना है। गाड़ी इस इलाके में दाखिल हुई, और फिर उसकी खाला ज़ेबा बेगम के दरवाजे के सामने रुकी। गाड़ी से उतरकर वो जैसे दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, अजीब से हंगामे ने उसका इस्तकबाल किया। सजे-सजाए लिबास में लड़कियां, मेहमान और शायद कोई फंक्शन चल रहा था। वो धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुआ, लेकिन सामने का मंजर देखकर साक़ित रह गया। ज़ेबा बेगम के शौहर रज़ा साहब जल्दी से उसकी जानिब बढ़े और गले मिलते हुए उसके कंधे पर टपकी देते हुए मुस्कुराए। भला आखिर तुम आ ही गए, खुशामदीद बेटा। एहतिशाम के निकाह के सिलसिले में हुरिया 2 दिन पहले आ गई, लेकिन उसने कहा था कि तुम निकाह से पहले आओगे, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। शायद वो कुछ शर्मिंदा थे, क्योंकि निकाह की तकरीब चल रही थी। एहतिशाम में जाबो कबूलियत के मराहिल तय करने के बाद निकाह के बंधन में बंध गया। वो इस निकाह में शामिल हुआ था और बार-बार सी ग्रीन कलर के कपड़ों में सजी हुई अपनी हूर को देख रहा था, जो अपने आंसू मुश्किल से ज़ब्त किए खड़ी थी। एहतिशाम बेपनाह
नाखुश नजर आ रहा था और वहीं उसे सुनने को मिला कि एहतिशाम की मंगनी बचपन से उसकी फुफोजाद से तय पा चुकी थी और अब उनका निकाह है तो वो यहाँ थी एहतिशाम के निकाह के सिलसिले में। उसे बगैर बताए जैसी तकलीफ खत्म हुई और हुलिया कमरे की जाने बढ़ी वो बेताबी से कमरे में आया था। मुझे बताकर भी आ सकती थी, तुम जानती हो मैं किस कदर परेशान था। वो गुस्से से पलटी और उसकी गिरबान को पकड़ लिया। बदकिरदार लड़कियां कभी भी बताकर नहीं जाती। और वैसे भी मेरा तो एहतिशाम के साथ इतना गहरा रिश्ता है आपकी नजर में। वो शर्मिंदा सा सर झुका गया। कभी भी हकीकत को जाने बगैर किसी पर इल्जाम मत लगाएं। आपने जो कुछ मेरे साथ किया मैं कभी नहीं भूल सकती। वो शिद्दत से चीख पड़ी थी। उस वक्त हुलिया का उसने बेताबी से उसे बाजू से पकड़कर अपने साथ लगाया लेकिन वो चीखते हुए से दूर हो गई। इतने हसीन रिश्ते में होने के बावजूद मुझे वो मोहब्बत नहीं दे पाई। मेरे जिस्म को नोचने के बाद भी आपके अंदर मौजूद नफरत कम नहीं हुई। उस रात मैं एहतिशाम के साथ जा रही थी लेकिन ताई अम्मी के कहने पर, क्योंकि ताई अम्मी से मैंने खाला के घर जाने की इजाजत चाही थी तो उन्होंने कहा कि ताया अबू मुझे कभी नहीं जाने देंगे तो मैं रात को एहतिशाम को बुलाकर उसके साथ रहने के लिए चली जाऊं। वो ज़यान और ताया अबू को खुद राजी कर लेंगी। वो इस बात को जानते हैं लेकिन जब मुझ पर इल्जामात लगे तो उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। आखिर को वो आपकी माँ है ना। मैं समझ नहीं पाई कि वो मुझे अपनी नफरत का निशाना बना रही है। सच जानकर वो हैरत ज़दा रह गया। उस रोज़ उसने मिन्नत समाजत कर ली थी अपनी मोहब्बत की खातिर वो हुलिया के कदमों में बैठ गया। उसे माफी तलब कर ली। उनका रिश्ता एक बदगुमानी का शिकार था और हुलिया बिलाकर वापस हवेली आ गई। उसने खुद शाइस्ता बेगम से बात की थी और शाइस्ता बेगम ने जब अंदाजा लगाया कि उसे सच के बारे में मालूम है तो सर झुका लिया। हुलिया उसके पास आ तो गई थी लेकिन अभी भी उसे नाराज थी और वो जानता था कि उसे किस तरह मनाना है, उसे किस तरह मोहब्बत से अपने करीब लाना है। इश्क अगर उठ जाए तो गाफिल नहीं हुआ करते बल्कि उसके कदमों में बैठ जाते हैं। और उस रोज के बाद उसने हुलिया को बताया था कि मोहब्बत करना किसे कहते हैं। वो हर रात उसकी मोहब्बतों में भीगती तो हर सुबह उसके बाजुओं के हिसार में होती और हुलिया ने जाना था कि बहार शाह की मोहब्बत पाने के बाद खुशनसीबी किसे कहते हैं। मोहब्बत उनकी खुशनसीबी पर नाजा थी। बदगुमानियां जहर की तरह रिश्तों को निकल जाती है, इसलिए अपनी जिंदगी में बदगुमानियों को जन्म ना लेने दें। अगर आज की स्टोरी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट करें। मजीद ऐसी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।